बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास को। एंड आज की क्लास रहने वाली है हिंदी की क्लास भाई, तो फटाफट से रेडी हो जाओ। क्यों? क्योंकि भाई आज की क्लास के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है स्टार्टिंग से। अब एग्जाम आ गए, अब हिंदी पढ़ना है और हिंदी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल आपका जो यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले अलंकार, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बोर्ड में आ रहे हैं, कि सभी स्टेट बोर्ड में आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत बच्चा पार्टी बिल्कुल भी नहीं है आप सबको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, जितना आपको पढ़ाते चलूंगी डेली के डेली वो नोट्स बनाते चलने हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कैसे भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके है। चलो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले जब मैं टॉपिक समझाऊंगी वो समझना है, उसके बाद में जो आपको पॉइंट्स यहां प्रोवाइड करूंगी उसके नोट्स बनाने हैं। और याद रखना कि बस फर्क इतना रहेगा कि जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में इस बार सिर्फ आपका अर्थ अलंकार आ रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड में अलंकार की और भी प्रकार आ रहे हैं। तो बस फर्क इतना रहेगा। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो मैम ये भी बता दीजिए कि आखिर इस बोर्ड में क्या टाइप है, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं कि अलंकार ही है फॉर एग्जांपल, उसके कौन से टाइप्स पूछे जा रहे हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आज हम पढ़ेंगे अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ बोर्ड्स में ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा, कुछ में अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना आकर थ्योरी वाले पार्ट में ये आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए, और थ्योरी में कैसा आएगा, डेफिनेशन पूछेंगे सिर्फ या फिर कोई एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। अलंकार को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वापस से बता रही हूँ हर स्टेट बोर्ड के लिए है, तो फटाफट से गाइस क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नोट जरूर बनाना। आ जाते हैं सीधा डेफिनेशन पर, क्या होते हैं अलंकार। सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है बच्चा पार्टी की अलंकार क्या होते हैं मैम, है ना। देखो बहुत सिंपल, आपको सबको पता है कि मैं टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ, है ना। वही तो अपनी क्लास की खासियत होती है कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक को भी बहुत सिंपल तरीके से समझ जाते हैं। एक लेडी है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छी सज चुकी है, गहने वगैरह पहन के बहुत प्रिटी सी लग रही है, बहुत प्यारी लगती है ना। वैसे ही जो काव्य होते हैं, है ना, वहां पे क्या करते हैं, अगर हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दें कि वो शब्द जो है वो एक लाइन जो पढ़ने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब एक सिंपल लाइन थी, हमने कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया, वो बहुत सुंदर लगने लगा, तो वो क्या है, उसने उस लाइन को बहुत प्यारा बना दिया। वैसे ही अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यानी कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है, अलंकार से होती है, ठीक है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो क्या होते हैं, बताइए, अलंकार होते हैं। क्या इस परिभाषा में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। क्या इस डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े तो क्लियर, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यानी कि जिस प्रकार किसी की शोभा आभूषण से होती है, वैसे ही काव्य की शोभा किससे होती है, अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत कर देता है। सिंपल सी कहानी, सबसे पहले ये चीज लिखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम यहां पे अगर बात करते हैं किसकी, आपके अलंकार के भेद की, ठीक है। तो बेटा यहां पे सबसे पहली चीज, अलंकार जो है व्याकरण के शास्त्रियों ने उनको गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है, या 3 भागों में बांटे गए हैं। एक है शब्द अलंकार, फिर है अर्थ अलंकार, एंड उसके बाद आ जाते हैं बच्चा उभय अलंकार। एक चीज का सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि बेटा यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 प्रकार बताएं, लेकिन तीनों के तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तीनों के तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि जो सिलेबस में नहीं है उसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में कौन है, ये 2, जिसमें से अब मैं स्टेट बोर्ड वाइज बात करूं तो यूपी बोर्ड में सिर्फ अर्थ अलंकार आ रहा है, बिहार में शब्द अलंकार के भी कुछ पार्ट आ रहे हैं, अर्थ अलंकार के भी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज हो कि नहीं पता है मैम हमें कि हमारे स्टेट बोर्ड में कौन से, आप बता दो तो मुझे प्लीज बताना, मैं वीडियो बना दूंगी उस पर, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, सब स्टेट बोर्ड को मिला के बात करें तो शब्द अलंकार है बच्चा, एक है अर्थ अलंकार, ये किसी बोर्ड में नहीं आ रहा है ना। और जो आपके सिलेबस में नहीं है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर गलती से सिलेबस से बाहर कोई टॉपिक आ भी जाता है तो बोर्ड वाले उसके नंबर देते हैं, तो बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शब्द अलंकार से। देखो जो शब्द होते हैं ना बेटा, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि उनके मतलब जो होते हैं ना उसी में छुपे होते हैं। जैसे शब्द अलंकार है, यानी कि ये दो शब्दों से मिला हुआ नहीं लग रहा तुम्हें, जैसे शब्द प्लस अलंकार, ठीक है, दो शब्दों से मिला हुआ लग रहा है ना। तो वैसे ही शब्द प्लस अलंकार क्या है, यानी कि भाई ये है आपका शब्दालंकार, यानी कि शब्द से संबंधित कुछ होगा, शब्दों का शायद हेर फेर बदल हो जाए, क्योंकि अलंकार तो हमने देखे, यानी कि भाई अलंकार तो वो है कि जब आप कुछ वर्ड ऐसे यूज करें कि काव्य की शोभा बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे शायद शब्द को हटा दें, कोई ऐसा शब्द यूज करें तो उसकी शोभा को बढ़ा दे। तो आ जाइए फिर देख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जिसके दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। एक होता है कि हमें वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसका मतलब भी होता है ना। तो भाई यहाँ पे जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में, ठीक है, ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर देने से उस शब्द का अस्तित्व ही ना बचे। एक लाइन थी, एक लाइन में एक वर्ड यूज किया गया, आपने उस वाले शब्द को हटाया और उसकी जगह पर उसी से, यानी कि भाई वहां पे मतलब सेम होगा, यानी कोई और आपने एक वर्ड अलग सा पर्यायवाची, फॉर एग्जांपल मैंने बोला पानी यूज हुआ, अब आपने पानी की जगह वहां पे नील शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो सोचो लाइन बोलने में सुनने में सब कुछ बदल जाएगा। तो लेकिन है तो मतलब पानी से ही ना, तो कहीं ना कहीं शब्दों का जब हेर फेर होता है, शब्द बदल दिए जाते हैं, तो ऐसे स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार जो होते हैं, वैसे तो ये आपके 6 भेद है, कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति और आपका विप्सा और श्लेष। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो बेटा आपके सिलेबस में ये सिर्फ 3 है और इन तीनों को ही पढ़ना है सभी स्टेट बोर्ड वालों को, किसी स्टेट बोर्ड में ये बाकी के 3 नहीं आएंगे, ठीक। तो शुरू करेंगे अनुप्रास से, और जितने पढ़ोगे वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने सही से समझ लिया तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर पाओगे, एंड हमें पता है सभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हिंदी में भी, तो मैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो अनुप्रास क्या कहते हैं, तो अनुप्रास, अनु का मतलब क्या है, बार बार, और प्रास का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ण, है ना। तो जब किसी भी वर्ण की क्या होती है बेटा, यानी कि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि एक लाइन है और एक वर्ण बार बार आ रहा है वहां पर, ठीक है। तो ऐसा यानी कि भाई जो अब वर्ण बार बार आ रहा है तो क्या लिखा होने की, तो यानी कि तब जो चमत्कार होता है, यानी कि भाई अगर हम बात करें चमत्कार से क्या मतलब, कोई जादू हो जाता है, नहीं, यानी कि भाई एक लाइन ना, आप सोचो एक लाइन बोल रहे हो आप और उस लाइन में एक वर्ण बार बार आया, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि चमत्कार से मतलब है कि वहां पे वो जो लाइन बनी है, ठीक है, वो जो एक रिदम सा तैयार हुआ है उससे बात कर रहे हैं, और वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल शब्दों में बोलूंगी बेटा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वो अलंकार है जहां पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, खत्म कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषा इन लोगों ने दी हुई है यहाँ पे, तो जो भी पढ़कर आए वही है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो क्या है, रघुपति में रा है, राघव में रा है, राजा राम में रा है, तो यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार लग रही है, एक बार बोल के देखो, रघुपति राघव राजा राम, यानी कि बेटा ये जो रा वर्ण है, ठीक है, इस वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार। और हमने यही तो पढ़ा था कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यानी कि बेटा वो अलंकार जहां पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब देखो उन्होंने यहाँ पे पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उपयुक्त उदाहरण, यानी कि इस एग्जाम्पल में र वर्ण की कई बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, यानी कि कई बार आया है, अतः यहाँ पर बेटा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई समझने में बेटा, जल्दी से बताएं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है यमक अलंकार। यमक क्या कहता है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, देख लीजिए यमक का मतलब क्या होता है भाई। यमक अलंकार देखो, अनुप्रास में क्या था, वर्ण बार बार आ रहा है, यमक में क्या होता है, यमक में आपका एक जो शब्द है, ठीक है,
वो एक या दो बार आ सकता है, यानी कि एक से ज्यादा बार आएगा। और जब एक से ज्यादा बार आएगा तो उसका अर्थ अलग अलग होगा हर बार। देखिए कैसे, तो यमक शब्द का अर्थ होता है कि दो, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा बार आया। जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग हो, मैंने यही तो बोला आपसे कि भाई एक लाइन बोली गई है और एक शब्द दो बार आया है वहां पे, है ना, और दोनों बार यानी कि उस शब्द का मतलब अलग अलग है। एक का अलग मतलब है, एक का अलग मतलब है, लेकिन दोनों देखने में सेम लग रहे हैं हमें। वहां पर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। यहाँ पे किसकी आवर्ती हुई? यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा शब्द उभरा है? कनक कनक। क्लियर? तो एक कनक का मतलब है सोना, दूसरे का मतलब है धतूरा। तो भाई आपको सेम लग रहे होंगे वर्ड, बिल्कुल, एक से ज्यादा बार भी आए, लेकिन ये जो दो वर्ड है इनका अर्थ अलग अलग। यही तो बोला था कि एक शब्द जो होगा वो दो बार आएगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। बिल्कुल, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है वो हमारा कौन सा अलंकार कहा जाता है? वो कहा जाता है बेटा यमक अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा श्लेष पे। ये क्या बोलता है? तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? तो देखो, जब एक ही शब्दों से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हो तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, यानी कि भाई शब्द एक है, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, समझने का फेर है। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल समझोगे तुम। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? पानी यहाँ पर भी है, पानी यहाँ पर भी है, पानी यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों बार पानी का यहाँ पे एक अलग मतलब है ना? अर्थ नहीं कह रही मैं, कह रही एक अलग मतलब है, बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पे कैसे? पहले जो पानी उन्होंने यहाँ पे जो इस्तेमाल करा है, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के संदर्भ में है, यानी कि जब इसका, यानी कि भाई इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने बात किससे करी है? यानी कि इसका मतलब जो उन्होंने है किससे बताया है? विनम्रता से। होता है ना, प्यार से, विनम्रता से बात करो, उससे बताया गया है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, यानी कि इस इन्होंने जब पहले पानी वर्ड का इस्तेमाल करा है, ठीक है, वहां पे क्या है भाई? वहां पे वो विनम्रता से है। तो पहला वर्ड क्लियर हुआ, यस और नो? हो गया? चलो नेक्स्ट, पानी का जो दूसरा, यानी कि बेटा जो दूसरा वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका मतलब किससे? आभा से। और आभा का मतलब होता है चमक, यानी कि तेज या चमक। तो रहीम क्या कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। आप सोचो एक मोती में अगर वहां पे शाइनिंग ही नहीं होगी, उसमें चमक ही नहीं होगी, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, है ना, हमें तो वैसे ही पसंद आएगा। तो बेटा यानी कि आभा का मतलब क्या है? चमक। तो यहाँ पे इस पानी का अर्थ समझ आया। एंड थर्ड है आपका, यानी कि जो तीसरा पानी शब्द इस्तेमाल किया है कि भाई तीसरा अर्थ किससे है? जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। तो रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी से, भाई आटे में जब तक पानी नहीं मिलाओगे क्या रोटियां बना पाओगे? आटा गूंथ पाओगे? नहीं गूंथ सकते ना। तो बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा क्या रखना है बेटा? वहां पे यानी कि भाई विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। एंड यह एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आया बेटा? श्लेष के अंतर्गत आ गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। तो ये थे आपके शब्द अलंकार। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शब्द अलंकार तो आपका क्लियर हो गया, राइट। लेकिन अभी हमारा कौन सा बचा है? अभी हमारा अर्थ अलंकार बचा है, तो इसको भी हम एक ही बारी में कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करें, चलो। तो बेटा अर्थ अलंकार क्या होता है? नाम सोचो, नाम मैंने क्या बताया? शब्द अलंकार जब आया यानी कि शब्द से संबंधित हो सकता है। अर्थ अलंकार का मतलब क्या होगा? यानी कि कुछ अर्थ होगा। चलो देखते हैं क्या है। तो जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो उसे अर्थ अलंकार कह देते हैं। वहां पे हमने क्या किया भाई? शब्द अलंकार में शब्दों का है फिर बदला, और फिर हम लोगों ने देखा बेटा वहां पे कि किस तरीके से क्या चेंज आ रहा है।
अर्थ अलंकार में क्या होता है कि अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो जाता है। अब अर्थ अलंकार के जो भेद है बेसिकली वो ये हैं, याद रखना अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरीके से अलंकार पढ़ने को मिलेगा, लेकिन और जो प्रकार होते हैं वो 10th के अकॉर्डिंग नहीं है, ना ही सिलेबस में है। मैं वापस बोल रही हूँ, जो सिलेबस में है वही पढ़िए, फालतू पढ़ के से कुछ सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर दिया हुआ है बेटा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एंड मानवीकरण। ये जो 3 अलंकार हैं ये यूपी बोर्ड में आ रहे हैं, बल्कि बिहार बोर्ड में अतिशयोक्ति भी आ रहा है। तो ये सारे अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उपमा अलंकार की बात करते हैं। सबसे पहले यही बोला गया है, आ जाओ। तो उपमा शब्द का अर्थ क्या बोला गया है बेटा? तुलना, यानी कि वहां पे क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन। गिरी क्या है? पहाड़, है ना। तो यहाँ पे क्या कंपेयर किया गया भाई? यहाँ पे हृदय और सागर को कंपेयर किया गया, पहाड़ को मन से कंपेयर किया गया यहाँ पे। यानी कि भाई उपमा का मतलब ही है एक दूसरे को कंपेयर करना। तो यहाँ पे जब तुलना की जाए तो वहां पे क्या क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब उपमा अलंकार के अंग, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जिसमें से ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें 2 पढ़ने हैं, जहां पे उपमेय और उपमान यही 2 पढ़ने हैं, और इन्हीं 2 से बेटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हीं 2 से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले उपमेय क्या होता है? उपमा देने के योग्य, यानी कि अगर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। और उपमान क्या कहता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी कि अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं, कि जिसकी की जा रही है तुलना वो क्या है? उपमेय। और जिससे की जा रही है वो कौन है? उपमान। क्या सिंपल भाषा में क्लियर हुआ? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूं, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें आसान, ठीक है। चलो आ जाओ। एंड साथ ही साथ जैसे कि ये वाले मैंने बोले कि बेटा ये वाले सिलेबस में नहीं है, बट अगर फिर भी करना चाहते हो कर लेना, बट ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है बेटा? नेक्स्ट आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। देखो कितनी कंफ्यूजन से लाइन बोली है ना। अभी हम पढ़कर आए थे क्या कि उपमेय और उपमान के। उपमेय था कि जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे की जा रही होती है। तो आज इन्होंने क्या बोला कि भाई उपमान के नाम, यानी कि जिससे तुलना कर रहे हो वही नहीं है, तो उपमेय को ही उपमान मान लिया, यानी कि जिसकी तुलना कर रहे थे उसी को उपमान भी मान लिया। आ गया। अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, यानी कि है नहीं वो वहां पे, फिर भी हमने मान लिया। नेक्स्ट वहां पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल, ठीक है। नेत्र को किससे कंपेयर किया? कमल से। क्या कमल है वहां पे? नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ पे किसको? नेत्र को कमल के समान, यानी कि उपमेय को ही क्या मान लिया? उपमान मान लिया, किसी अन्य चीज से नहीं किया कंपेयर, है ना। यहाँ पे क्या वर्ड हो रहा है? मानो, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो बेटा, यहाँ पे एक इसकी बताऊंगी एक ट्रिक। ऊपर दिए गए उदाहरण में नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है, यानी कि भाई नेत्र मानो कमल, यानी कि आंख जैसे कमल, है ना। अब यहाँ पे यानी कि अगर हम देखें तो ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। यानी कि बेटा जहां पर आपके इस तरीके से वर्ड है मानो, मनु, जानो, समझ जाना कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। एंड आ जाता है लास्ट यहाँ पे तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूपक अलंकार। क्या बोल रहे कि जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, है ना। यानी कि भाई वहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, आपका उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, कोई अंतर नहीं रखा जाता दोनों में, है ना। अभी तक हम तुलना कर रहे थे, यहाँ तुलना खत्म हो जा रही है, तो वहां पर बेटा कौन होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता मुनि के चरणों। यहाँ पे उपमेय है, पर कमल उपमान का आरोप, ठीक।
ये हमारा क्या है यहाँ पे रूपक अलंकार, जहां पे पूरे तरीके से जो तुलना है उसको खत्म कर देते हैं, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर मैं बात करती हूं, लास्ट आपके 2 बचे हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार क्या कहता है कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया जो मनुष्य करते हैं, है ना। अतएव यहाँ मानवीकरण यानी कि भाई फूल हंसे, हंसता कौन है? इंसान हंसता है ना। तो इंसान हंसता है तो यहाँ पे फूलों हंस रहे हैं, उन्होंने बोला कि फूल हंसे, तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया? मानव जो एक कार्य कर रहा है उससे कंपेयर किया गया। तो जब इस तरीके की चीजें होती है वो है मानवीकरण अलंकार। एंड बिल्कुल लास्ट अतिशयोक्ति, बिहार बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है कि जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, होते ना कुछ लोग जिनको बड़ा चढ़ा के कहने की आदत होती है, तो भाई यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पर। यानी कि यहाँ पे क्या किया, अगर कोई लाइन बोली, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा चढ़ा रहे हमारे पास तो ये है, ये बहुत बड़ा चढ़ा देते, वैसे ही ये अलंकार है। इस एग्जाम्पल में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा और तुम्हारा सारे के सारे अलंकार हुए खत्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे अलंकार खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ट्राई करना अलंकार के नोट्स बना कर आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हर एक टॉपिक के नोट्स बनवा दूं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगी, हिंदी के भी, साइंस के भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट, सब कुछ बताऊंगी कैसे लिखना है एग्जाम में। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चलोगे बढ़ो। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में एंड थोड़ा सा पढ़ कर आओ कुछ चीज को, आपको पता है कि भाई इस चीज की क्लास में थोड़ा पढ़ के चल लेते हैं, तो वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाती है। रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा बाजी।